जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं आज के हमारे सेशन में, आप सबको वेलकम। आज के इस सेशन में 2024 और मई और 17 तारीख है आज। सो बहुत टाइम कम रह गया है इंटरव्यू की तैयारी के लिए, सो हमें फास्टली जो है चीज़ों की तरफ मूव करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और मैं वर्क कर रहा हूँ SBI RFPR में। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे हम बहुत पहली दफ़ा बात कर चुके हैं, जो जो पहले आपने एग्जाम दिया है वो आपकी एजुकेशनल नॉलेज का टेस्ट था, आपके माइंड का टेस्ट था। लेकिन अब यहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होगा इंटरव्यू में, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का टेस्ट होगा, आपकी फिजिकल अपीयरेंस का टेस्ट होगा। हर तरह से 360 डिग्री के एंगल पे आपको जो है वो नॉलेज साइड पे और पर्सनैलिटी साइड पे परखा जाएगा और जांचा जाएगा। अगर आप अपनी 100% परफॉर्मेंस दोनों साइड पे देते हैं, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी का पहलू हो चाहे आपके इल्म का पहलू हो, तो फिर ही आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। तो जो बेसिक प्रपोज रोड मैप था इंटरव्यू की तैयारी के लिए, जैसे हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इकोनॉमिक साइड से पोर्शन हो सकता है, जो बड़ा मेजर पोर्शन हो सकता है FBR के मुतालिक हो सकता है, पाकिस्तान में टैक्स का ढांचा कैसे काम करता है उधर से हो सकता है, करंट अफेयर से पूछा जा सकता है और जनरल नॉलेज से पूछा जा सकता है। इसके अलावा पर्सनैलिटी साइड में, तो ये सारी वो चीजें हैं जो नॉलेज साइड में आपको तैयार करनी है। और इसी तरह पर्सनैलिटी साइड में जो है वो आपका ड्रेस कोड बहुत मैटर करता है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे बोलते हो, किस तरह बात करते हो, कैसा आपका उनके साथ बिहेवियर है, अंदाज, तरज, तरीका, ये सारी चीजें जो है कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है वो आपकी जांचेंगे। ठीक है। इसी तरह फिजिकल अपीयरेंस में दिखते कैसे हैं, ठीक है, आप जब बात करते हैं तो आपका इम्पैक्ट कैसा आता है, अल्फाज का चुनाव आपका कैसा होता है, तो ये सब चीजें मिल मिला के आपकी पर्सनैलिटी साइड को कवर करती हैं। अगर आपने नॉलेज साइड पूरी ग्रिप कर ली और पर्सनैलिटी साइड में फेल हो, तो फिर भी आप फेल हो। अगर पर्सनैलिटी साइड में बहुत आप हीरो बन गए और नॉलेज साइड में कुछ नहीं आता, तो फिर भी फेल हो। तो दोनों साइडों पे काम आपको करना पड़ेगा। तो एक बात यहाँ पे बिल्कुल गौर से समझे और अंडरस्टैंड करें कि आज जो है वो 17 मई है और इंटरव्यू को कुछ दिन रह गए हैं। तो यहाँ पे जितने पार्टिसिपेंट मौजूद हैं इस सेशन में, जिन्होंने जितनी भी फीस जमा करवाई है, तो यहाँ पे मैं 2022 से गाइडेंस देता आ रहा हूँ कि ये चीजें कर लें, ये चीजें कर लें, ये चीजें कर लें, और फ्री गाइडेंस सबके लिए थी, जिसमें बार 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 मैंने बताया कि इंटरव्यू की तैयारी के लिए बुनियादी मराहिल कौन से हैं, कानूनी मराहिल कौन से हैं, किन चीजों को पढ़ना है। तो ये 6 महीने पहले की मेरी वीडियोस चैनल पे पड़ी हुई हैं, साल 1.5 साल पहले की पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मैं एक बात आपको करना चाहूंगा। तो अपनी तरफ से जो है वो मैं पूरी कोशिश करूंगा अपने एंड पे कि जो चीजें हो सकती हैं, जितनी हो सकती हैं और स्मार्टली जैसे जो हो सकती हैं, तो हम उसे नहायत 7-8 दिन के अंदर या 10-15 दिन के अंदर कवर करने की कोशिश करें। लेकिन ये नहीं है कि हम पूरे जो है वो उस चीज को कवर कर लेंगे, पूरे सिलेबस को, तमाम चीजों को कवर कर लेंगे, वो ना इंसानी तौर पे पॉसिबल है। उसमें 10 अकेडमीज भी इकट्ठी बैठ जाएं दिमाग लगा के, थिंक टैंक बना के, फिर भी पॉसिबल नहीं है। तो जो भी पॉसिबल हुआ, जो टू दी पॉइंट स्मार्टली, ठीक है, जो क्रक्स है, जो इंटरव्यू की क्वेश्चंस के हवाले से, तमाम जो पास्ट का एक्सपीरियंसेस है वहां से कम्बिनेशन लेके, तो जो मैक्सिमम पॉसिबल हुआ जो है वो मैं करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो ये चीज जो है मुझे क्रिस्टल क्लियर जो है आपको कहनी थी। अगर अच्छा, और दूसरी बात है, आपने फीस जमा की है, आपने कल जब ज्वाइन किया होगा, परसों ज्वाइन किया होगा, ठीक है, आज फर्स्ट क्लास है, तो आपकी फीस जो है वो अमानत है। और जो है वो जिसने जो है वो ज्वाइन किया है, तो आज 17 तारीख है, तो अनटिल दी 20 मई, ठीक है, 20 मई तक अगर कोई भी बंदा जो है वो 3 दिन उसके पास है आज के सेशन से, कि अगर उसे कोई चीज पसंद नहीं आती, वो सेटिस्फाई नहीं होता, वो अंडरस्टैंड नहीं करता, उसे कुछ समझ नहीं आता, तो वो अपनी फुल फ्लेज जो फीस है वो रिफंड ले सकता है। ठीक है, अपनी फीस जो है वापस ले सकता है। मुझे जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करे, बेहतर ये है कि मुझे ईमेल भी करे साथ, तो फिर जो है वो अगले 24 से 48 घंटे के अंदर उसकी फीस उसी के अकाउंट में जो वो भेजेगा वापस कर दी जाएगी। ठीक है, ये दोनों चीजें हैं, आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं अगर आपको नहीं समझ आती। लेकिन मैं अपने एंड पे जो है कोशिश पूरी करूंगा। तो ये बात मुझे क्लियरली आपको कहनी थी। अब आगे हम चलते हैं कि जो रोड मैप यही है, इसे अब चैलेंज हमारे सामने ये है कि हमने इसे स्मार्टली करना है, बिल्कुल स्मार्ट वे में हमने इसे लेके चलना है 7-8-10 दिन के हवा
लिहाज से। और ये 2017 में भी ऐसे हुआ कि जब फ्री टैक्स एकेडमी मैंने बनाई थी तो दो दो दिन पहले भी लोग आए, तो मैंने उन्हें वो 100 इंटरव्यूज दिए। और उसके बाद जो है वो बहुत सारा मैंने यही मटेरियल जो आपके साथ आज शेयर करूंगा, ये 7 साल बाद बाहर आएगा मटेरियल, तो वो मैंने उन्हें दिया। तो वो कुछ दो दो दिन में, 5 5 दिन में भी पास हुए। लेकिन अब उसमें ये नहीं है कि वो मेरे मटेरियल की वजह से ही पास हुए। अब 1500 में से तीन ने तो 33% ने तो होना ही है। ठीक है, अब ये नहीं मैं कह रहा कि मुझे क्रेडिट जाता है, लेकिन जो है वो मैंने उन्हें प्रिपेयर जरूर करवाया। और जैसे एक बंदा था, उसका इंटरव्यू भी पड़ा है कि 2 दिन पहले ही आया था वो। हमने उसका लाइव सेशन भी लिया था 2 घंटे का, शौकत साहब इंस्पेक्टर एलटी लाहौर से। तो इसलिए मैं अपने एंड पे पूरी कोशिश करूंगा। 3 दिन आपके पास है, आप रिफंड क्लेम कर सकते हो। साफ वाजिया क्रिस्टल क्लियर बात करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं नॉलेज साइड में। हम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे और स्मार्टली जो है वो लेके चलूंगा। लेकिन सबसे पहले जो है वो हम आगाज करते हैं आज के सेशन में। देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी एक परेशान नहीं होना, बिल्कुल भी जो है वो आपको ये नहीं सोचना कि जो है हम टाइम कम रह गया। देखो करना तो फिर भी हमने है ना, तो इसलिए आप जरा जरा फोकस करो। और ये भी नहीं आपने सोचना कि हमें रट्टे लगाने पड़ेंगे और ये करना पड़ेगा, इट इज नथिंग एल्स। आप सिर्फ इस सेशन में माइंड ओपन करके सिर्फ बात मेरी सुनो। ना आपको इसे रट्टा लगाना है, ना इसके इसके कोई आपने एक एक लफ्ज के नोट्स बनाने हैं। सिर्फ आप इसे मेमोराइज मेमोराइज भी आप ना करो, सिर्फ जहन में आप इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो बस। सिंपल इज दैट, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो आप कोई इसे जो है वो रट्टा ना लगाओ, कुछ ना करो, नथिंग एल्स। तो अब हम स्टार्ट करने जाते हैं जो सबसे अहम टॉपिक है इंटरव्यू की तैयारी के लिए। हमारा जो जो सिलेबस है उसमें कि पाकिस्तान में जो एफबीआर है वो खुद कैसे काम करता है, उससे हम एफबीआर को समझेंगे। पहले एफबीआर क्या है, कैसे काम करता है, उसकी बॉडी का क्या ढांचा है, उसे समझेंगे हम। फिर उसके बाद एफबीआर की जो बॉडी है वो फंक्शन क्या परफॉर्म करती है, उसे इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे कल के दिन। लेकिन इन दोनों चीजों को समझने से पहले ये जरूरी है कि पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम कैसे काम करता है। जब तक ये हमें अंडरस्टैंड नहीं होगा, ना हम एफबीआर को समझ पाएंगे और ना उसके जो है वो आगे फंक्शंस को समझ पाएंगे। सो आज के सेशन में हम जो है वो स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान में टैक्स के सिस्टम से, कि पाकिस्तान में टैक्स का सिस्टम किस तरह से काम करता है। हर इंसान के लिए वही है जिसकी उसने कोशिश की, फिर उसकी कोशिश को देखा जाएगा और उसे उसकी कोशिश के मुताबिक उसका भरपूर बदला अता किया जाएगा। ये होली कुरान की आयत हैं और ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती हैं सक्सेस का उस इंसान को जो कोशिश करता है। देखो जो है वो टैक्स जो है वो स्टेट कलेक्ट करती है। स्टेट जो है वो स्टेट के अपने जो हुकूमत है, हुकूमत की जो मशीनरी है उसे चलाने के लिए जो है वो टैक्स इकट्ठा किया जाता है। तो स्टेट का टैक्स के साथ क्या ताल्लुक है, सबसे पहले हमें जीरो से समझना पड़ेगा। तो टैक्स और स्टेट का इतना आपस में मजबूत रिश्ता है कि अगर स्टेट जो है उसकी डेफिनेशन देखी जाए आइन में, तो उस डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि स्टेट कहते ही उसे हैं, स्टेट कहा ही उसे जाएगा। चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, चाहे वो सूबाई असम्बली हो, चाहे वो वफाकी असम्बली हो, स्टेट कहा ही उसे जाएगा जिसके पास ये इख्तियार हो कि वो अपने लोगों के ऊपर टैक्स इम्पोज कर सके। सो इतना ही गहरा ताल्लुक है स्टेट का और टैक्स का कि स्टेट की डेफिनेशन जो है वो टैक्स के बगैर अधूरी है। तो स्टेट उसे कहा जाएगा, रियासत उसे कहा जाएगा जिसके पास ये इख्तियार होगा टैक्स इम्पोज करने का अपने शहरियों पे। आइन का आर्टिकल 7 जो है वो हमें हमें जो है वो ये डेफिनेशन देता है। और प्लीज अपना माइक म्यूट कर लें, इस सारी हमारी रिकॉर्डिंग खराब हो जाएगी और मुझे रिमूव करना पड़ेगा अल्टीमेटली। तो ये आपके सामने आ जाएगा, सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, इसे कोई रिटर्न नहीं लगाना आपने। आगे हम चलते हैं। तो पाकिस्तान में जो टैक्स का जो ढांचा है, वो पाकिस्तान में जो जो कानूनी निजाम है वो आईन पाकिस्तान के तहत चल रहा है। ठीक है, तो आईन पाकिस्तान ही फिर आगे जाके जो टैक्स का ढांचा है वो हमें देता है कि पाकिस्तान में टैक्स का निजाम जो है वो किस तरह काम करेगा। अच्छा, आईन पाकिस्तान हमें जो हुकूमतें हैं, जो पाकिस्तान में हुकूमत होगी उनका भी ढांचा ढांचा देता है कि हुकूमतों का क्या लेवल होगा, किस तरह हुकूमतें काम करेंगी। तो आईन ये कहता है एक हुकूमत होगी फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे जिसे फेडरल गवर्नमेंट कहेंगे, दूसरी सूबे के लेवल पे जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहेंगे, और एक हुकूमत होगी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और यूनियन काउंसिल लेवल पे, जिले की सतह पर और यूनियन काउंसिल की सतह। तो एक हुकूमत ये होगी।
तो इस तरह से ये तीन जो है हुकूमतों के ढांचे आईने पाकिस्तान हमें प्रोवाइड करता है। तो खुद जो पाकिस्तान में जो क्या ढांचा है, जैसे आपको पता है कि जो मुल्क का सरबराह प्रेसिडेंट है, और उसके बाद फिर उनके अंडर हुकूमत है, और हुकूमत के जो है वो तीन सतून है, जिसमें एक जो है फेडरल गवर्नमेंट है, एक जुडिशरी, एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। ठीक है। तो जो जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके अंडर जो है वो मिनिस्ट्रीज आती हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसके अंडर है मिनिस्ट्रीज। ठीक है। और मिनिस्ट्रीज के अंडर हैं डिविजन्स, और डिविजन्स के अंडर हैं डिपार्टमेंट्स। यानी आप समझते होगे, आपको जरा मुश्किल समझ पेश आती है कि जी जो चेयरमैन एफबीआर था वो जी वो एक्स ऑफिशो सेक्रेटरी भी है रेवेन्यू डिवीजन का, और वो चेयरमैन भी है एफबीआर का। तो ये चीज मुझे भी समझ नहीं आती थी। तो इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान में जो मुमलिकत है उसके सरबराह सदर हैं, उनके अंडर गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के तीन सतून है, पहला जो है कानून साज असेंबली, दूसरा जो सतून है वो है वफाकी इंतजामिया, तीसरी है अदलिया। जो वफाकी इंतजामिया है, ठीक है, उसके जिसके सरबराह प्राइम मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के अंडर जो है वो बहुत सारे जो है वो वजारतें हैं। ठीक है। मिनिस्ट्रीज है, मिनिस्ट्रीज के अंडर जो मिनिस्ट्रीज बहुत बड़ी हैं, तो उनके अंडर बहुत सारे डिविजन्स हैं, यानी बड़े बड़े डिविजन्स में बांट दिया। जैसे एनर्जी डिवीजन, ठीक है, फाइनेंस डिवीजन, इस तरह से जो है वो सिक्योरिटी डिवीजन, डिफेंस हो गया। इस तरह बहुत सारे उन्हें डिवाइड, जब जो मिनिस्ट्रीज हैं जो उनके नीचे जो उन एरियाज को डिवाइड कर दिया, तो उन बड़ी डिविजन्स को फिर डिवीजन ही लफ्ज दे दिया गया। ठीक है। तो डिवीजन को आगे जब टुकड़ों में, छोटे छोटे इंतजामी जो है वो टुकड़ों में डिवाइड किया गया, उसे डिपार्टमेंट्स कहते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है पाकिस्तान में हुकूमत का। और इजीली आपको समझ आएगा। जैसे फेडरल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर के अंडर है एक मिनिस्ट्री, उसका नाम है मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू। ठीक है। अब ये चेंज हो गई है, पुरानी पुरानी स्लाइड में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू है। तो इसके अंडर जो है वो दो डिवीजन हैं, एक फाइनेंस डिवीजन है और एक रेवेन्यू डिवीजन है। जो पर्सन फाइनेंस डिवीजन का सरबराह होगा वो कहलाएगा मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द फाइनेंस। अच्छा, जो डिवीजन का सरबराह होता है वो मिनिस्टर फॉर द स्टेट कहलाता है। ठीक है। जो डिवीजन का सरबराह होता है वो मिनिस्टर फॉर द स्टेट कहलाता है। तो इससे ऊपर जो होता है वो मिनिस्टर होता है, वो वो फेडरल मिनिस्टर कहलाता है, जिसके अंडर कई डिवीजन हो सकते हैं। वो जो काबीना का हिस्सा होता है वो फेडरल मिनिस्टर कहलाता है। जबकि जो एक डिवीजन है उसका जो सरबराह होता है वो मिनिस्टर फॉर द स्टेट कहलाता है। तो इस तरह से जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, रेवेन्यू है, तो इसके अंडर जो है वो दो डिवीजन्स हैं, फाइनेंस डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन। तो फाइनेंस डिवीजन का जो हेड होगा वो कहलाएगा मिनिस्टर फॉर द स्टेट फॉर फाइनेंस, और जो रेवेन्यू डिवीजन का जो हेड होगा वो कहलाएगा मिनिस्टर फॉर द स्टेट फॉर रेवेन्यू। ठीक है। अब समझ आएगा। तो जो मिनिस्टर फॉर द स्टेट फॉर रेवेन्यू होगा, तो इसे एक सेक्रेटरी भी तो चाहिए। तो इसी के अंडर है एफबीआर, एक बोर्ड। तो इसका जो, तो जो चेयरमैन एफबीआर है बतौर सेक्रेटरी भी काम करता है एज ए सेक्रेटरी ऑफ रेवेन्यू डिवीजन। अब ये तो नहीं हो सकता कि मिनिस्टर ऑफ द स्टेट फॉर द रेवेन्यू के अंडर जो है वो एक और सेक्रेटरी लगाया जाए, जिसे नाम दिया जाए सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन, और उसके अंडर भी चेयरमैन एफबीआर हो। तो इसलिए इस चक्कर से बचने के लिए उन्होंने चेयरमैन एफबीआर को ही बहुत बार जो है वो रेवेन्यू डिवीजन का सेक्रेटरी भी लगा देते हैं। इसलिए ये कहलाता है सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन। चेयरमैन एफबीआर भी कहलाता है, लेकिन ये भी कहलाता है सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन। अगर इसे इसका सेक्रेटरी बनाया जाए तो किसी और को भी हुकूमत लगा सकती है, उसकी मर्जी है। तो एफबीआर जो है वो, अब रेवेन्यू डिवीजन की आपको समझ आ गई, तो इसके अंडर है एफबीआर रेवेन्यू डिवीजन के। और एफबीआर के आगे फिर वो एफबीआर के बाद फिर आगे दो डिपार्टमेंट्स हैं, आईआरएस, इनलैंड रेवेन्यू सर्विस, और कस्टम्स। जी जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग होगी सब सेशंस की। ठीक है। एफबीआर और जो है रेवेन्यू डिवीजन के अंडर एफबीआर हो गया, और एफबीआर के बाद जो है वो आगे देखो जो है वो एफ रेवेन्यू डिवीजन के अंडर एक बोर्ड है जिसका नाम है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उस बोर्ड के अंडर जो है दो डिपार्टमेंट्स हैं। छोटे छोटे डिवीजन जब आगे टुकड़ों में मजीद बढ़ता है, उस आगे वाले छोटे टुकड़े को कहते हैं डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट कस्टम्स और दूसरा आईआरएस। ठीक है। अब ये आई होप सो कि आपको स्ट्रक्चर जीरो से समझ आ गया होगा किस तरह काम करता है। तो टैक्स की डेफिनेशन जो हमें मिलती है वो है कि एक चार्ज है जो इम्पोज किया जाता है, जिसे जो है वो स्टेट कलेक्ट करती है। ये सादा सी डेफिनेशन है। और टैक्स क्यों लगाया जाता है आपको पता है, अस्पताल हर चीज चलानी है। तो अब हमने गवर्नमेंट की बात पहले की थी कि गवर्नमेंट जो है वो नेशनल लेवल पे होती है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोविंशियल लेवल पे होती है,
और गवर्नमेंट जो है वो लोकल लेवल पे भी हो सकती है। ठीक है, फिलहाल नजर नहीं आती हमें। तो जो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट होगी वो कौन से टैक्सेस इकट्ठे करेगी? नेशनल टैक्सेस इकट्ठे करेगी। ठीक है, जो प्रोविंशियल लेवल की गवर्नमेंट होगी वो कौन से टैक्सेस इकट्ठे करेगी? वो प्रोविंशियल टैक्सेस इकट्ठे करेगी। और इसी तरह जो लोकल लेवल की गवर्नमेंट होगी वो लोकल टैक्सेस इकट्ठे करेगी। तो जो गवर्नमेंट जिस लेवल की है वो उस लेवल के टैक्सेस भी इकट्ठे करेगी। और वो टैक्सेस होंगे कौन से, किस तरह इकट्ठे करेगी, उनके पास क्या मशीनरी होगी, कौन से टैक्सेस जो है वो नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के पास होंगे, कौन सी प्रोविंशियल के पास और कौन सी लोकल के पास, इसका जवाब हमें कौन देगा? तो जनाब इसका जवाब हमें देगा आईन है पाकिस्तान, जो पूरे मुल्क की लीगल डॉक्यूमेंट है। तो आइन ने ये तय किया हुआ है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास कौन से टैक्सेस होंगे एट नेशनल लेवल जो उसे कलेक्ट करेगी, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कौन से टैक्सेस होंगे सूबे के लेवल पे। तो यहाँ पे ये एक एक ढांचा है जो आइन ने हमें दिया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो इन इन टैक्सेस को इकट्ठा करेगी। वो टैक्सेस क्या हैं ये आपके ये नहीं मैं कह रहा आप इसे याद करो रट्टा लगाओ, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए। ये और किसी स्टूडेंट को इस तरह नहीं पता होगी कि पाकिस्तान में टैक्स का ढांचा कैसे काम करता है, फिर आएंगे एफबीआर का ढांचा कैसे काम करता है, हम दोनों साथ साथ चीजें, फिर सूबों में टैक्स का ढांचा कैसे काम करता है। तो ये सारी चीजें आपके जहन की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने की हैं। तो आइन ने ये तय किया हुआ है जो फेडरल गवर्नमेंट है वो इनकम टैक्स इकट्ठा करेगी, इसी तरह कारपोरेशन टैक्स इकट्ठा करेगी, वेल्थ टैक्स इकट्ठा करेगी, अब नहीं किया जा रहा फिलहाल, तो प्रॉपर्टी टैक्स इकट्ठा करेगी। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्सेस की वो बात कर रहा है। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में सेल्स टैक्स इकट्ठा करेगी वफाकी हुकूमत, फेडरल एक्साइज ड्यूटी इकट्ठा करेगी, इंपोर्ट ड्यूटी कस्टम्स की स्टेज पे इकट्ठा करेगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी इकट्ठा करेगी, जो पेट्रोलियम पे और गैस पे जो सरचार्ज है वो भी फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, और फॉरेन ट्रैवल के ऊपर टैक्स भी जो फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। ये वो ढांचा आइन ने हमें दे दिया जो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उन टैक्सेस को इकट्ठा करेगी। और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो जमीन के ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो लैंड के ऊपर हैं, ठीक है, तो वो उसे इकट्ठा करेगी। और ये जो शहरी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जायदाद है, जैसे तो वो घर वगैरह हो गया, जो घरों में प्रॉपर्टी टैक्स एक्साइज लगाता है वो इकट्ठा करेगी। प्रॉपर्टी हम तहसील में रजिस्ट्री करवाते हैं, ट्रांसफर करवाते हैं, उस पे टैक्स सूबाई हुकूमत इकट्ठा करेगी। जो ये कंफ्यूज नहीं होना, इनकम टैक्स तमाम जो है वो वफाकी हुकूमत इकट्ठा करेगी, लेकिन सवाई एक इनकम टैक्स छोड़ के, वो है एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जो है वो सूबाई हुकूमत इकट्ठा करेगी, और कोई भी इनकम टैक्स सूबाई इकट्ठा नहीं करेगी, वो सिर्फ एग्रीकल्चर करेगी। और बाकी तमाम तरह का इनकम टैक्स जो है वो वफाकी हुकूमत का इकट्ठा करेगी। इसी तरह जो है वो कैपिटल गेन्स के ऊपर जो टैक्स है सूबे का वो इकट्ठा करेगी। एफबीआर भी कैपिटल गेन इकट्ठे करता है टैक्स मुख्तलिफ चीजों पे। तो इसे भी फिलहाल छोड़ दें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह जो प्रोफेशनल्स हैं, जैसे वकील हो गए, जैसे डॉक्टर्स हो गए, जैसे ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, उन पे जो प्रोफेशनल टैक्स के नाम से एक टैक्स इम्पोज है पाकिस्तान में, तो उस वो प्रोफेशनल टैक्स भी आपकी जो है वो सूबाई हुकूमत इकट्ठा करेगी, इसे कहते हैं प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्सेस हो गए। और इसी तरह जो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो आपकी सूबाई हुकूमत इकट्ठा करेगी, इनमें से सबसे अहम है जो आपके जेहन में होना चाहिए, वो है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है वो एफबीआर इकट्ठा करेगा, जबकि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज वो जो है कौन इकट्ठा करेगा? वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। गुड जो है वो चीज जो जिसे छुआ जा सके, सर्विस वो चीज जो इंटेंजिबल है, जैसे मोबाइल फोन है, बैंक सर्विसेज दे रहे हैं, टीसीएस सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, और भी बहुत सारी सर्विसेज होगी, होटल इंडस्ट्री सर्विस दे रही है। तो जो सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाएगी और कलेक्ट करेगी जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी, जबकि जो गुड्स के ऊपर टैक्स है वो फेडरल गवर्नमेंट करेगी। आगे चलते हैं, जो स्टैंप ड्यूटी है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। आप सबने स्टैंप पेपर लिया होगा, लफज असल स्टैंप पेपर है, स्टाम्प पेपर इसे लोग कहते हैं। तो जो स्टैंप पेपर आपने बहुत दफा लिए होंगे, तो वो एक ड्यूटी होती है हुकूमत की, उस पे स्टैंप लगी होती है, वहां पे लिखा होता है रेवेन्यू स्टैंप, यानी महसूल की, पैसों की स्टैंप। तो वो स्टैंप ड्यूटी जो है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी, जो है वो गाड़ियों पे, तो आपको पता है। इसी तरह एंटरटेनमेंट टैक्स भी जो है वो लगाती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी जो होती है, फेडरली प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी, वो भी सूबाई हुकूमत इकट्ठा करेगी। इसीलिए लफ्ज जो है वो एफईडी कहते हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ताकि कंफ्यूजन ना हो सूबे के साथ। कॉटन के ऊपर जो फीस है वो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो ड्यूटी है, प्रोविंशियल जो ड्यूटी है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी सर्विस में आता है ना,
सर्विसेज टैक्स में आता है इलेक्ट्रिसिटी पे जो टैक्स लगता है। तो सर्विस दे रही है ना, वो कोई गुड तो नहीं है, सेल्स सेल्स कर रही है बिजली वाली कंपनी अपनी सर्विसेज। तो फिर वो सूबाई हुकूमत इकट्ठा करेगी। तो इसमें से जरूरी नहीं है कि आपको सारे पता हो, एक दो तो पता हो आपको कि वफाकी और वफाकी तो सारे एफबीआर के वाले तो सारे पता हो, जो प्रोविंशियल वाले हैं वो एक दो आपको जरूर पता होने चाहिए कि सूबाई हुकूमत कौन कौन से इकट्ठा करती है। तो यहाँ पे मेरा आपसे सवाल है कि जो नेशनल लेवल पे है, तो नेशनल लेवल पे जो नेशनल टैक्सेस हैं जिनकी अभी हमने पीछे बात की, तो वो नेशनल टैक्सेस हमने हमने देखा है कि फेडरल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। तो फेडरल गवर्नमेंट के लिए वो नेशनल टैक्सेस नेशनल लेवल पे कौन इकट्ठा करेगा? मुझे जरा चैट में नाम बताएं उस ऑर्गेनाइजेशन का जो इकट्ठा करेगी। बिल्कुल एफबीआर इकट्ठा करेगा। तो फेडरल लेवल पे जितने भी नेशनल टैक्सेस हैं, सबसे जो है अपेक्स यानी बड़ी टैक्स बॉडी है। तो जरूरी नहीं कि एफबीआर ही नेशनल टैक्सेस सारे इकट्ठा करे, तो और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो एफबीआर के साथ नेशनल लेवल पे टैक्सेस इकट्ठा करे। जैसे जैसे नेशनल हाईवे है, जितने भी सड़कों पे टैक्स है एफबीआर थोड़ी ना इकट्ठा करता है जाके वहां पे, मोटरवे के ऊपर, हाईवेज के ऊपर। तो वो मोटरवे वाले इकट्ठा करके देते हैं यहाँ पे, या जो टूल वहां पे बॉक्स लगाए हैं वो इकट्ठा करके देते हैं। ठीक है, इस तरह इस्लामाबाद में प्रॉपर्टी का जो टैक्स है वो सीडीए इकट्ठा करके देता है। तो एफबीआर जो है वो कुछ टैक्सेस को इकट्ठा करने तक महदूद है। तो इसी तरह प्रोविंशियल लेवल पे कौन कौन टैक्स इकट्ठा करेगा? तो प्रोविंशियल लेवल पे जनाब इस तरफ एक टैक्स नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे टैक्सेस जो है वो सूबों को दे दिए गए हैं, और कुछ टैक्सेस जो है वो वहां के पास रह गए हैं, जिसकी आप अक्सर बात सुनते होंगे। तो बहुत सारे जो टैक्स हैं इस टाइम सूबों सूबों के पास हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टैक्सेस हैं, मल्टीपल, और इसीलिए जो है वो मल्टीपल टैक्स डिफरेंट टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए डिफरेंट मल्टीपल टैक्स डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं सूबों में, जो उन टैक्सेस को इकट्ठा करने के लिए वर्क कर रहे हैं। सूबों में वो डिफरेंट नामों से वो डिपार्टमेंट मौजूद हैं। वो कौन से हैं आइए हम समझते हैं। जैसे पंजाब की बात करें, बाकी सूबों में भी आपको ये चीज सेम मिलेगी। जैसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब है एक डिपार्टमेंट पंजाब हुकूमत का। ये जितने भी लैंड के ऊपर टैक्सेस हैं, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स हो गया, रजिस्ट्रियों के ऊपर टैक्सेस हो गया, स्टैंप ड्यूटी होगी, तो ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ट्रांसफर के ऊपर जो है वो टैक्स हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर जब हम करवाते हैं, आबियाना हो गया, नहर नहर के नहरी निजाम के ऊपर टैक्स हो गया। इनका जो डिप्टी कमिश्नर होता है और उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर शहर का होता है, आपको पता है, और फिर पटवारी तक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का ही बना हुआ है हर सूबे में। तो इनका सबसे बड़ा नेटवर्क सूबे के सॉरी जो है वो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर से लेकर पटवारी की सतह तक फैला हुआ है। तो सारे के सारे जो मैंने अभी गिनवाई ये टैक्सेस जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इकट्ठा करता है हर सूबे का, और ये हर सूबे में इस नाम से मौजूद है। ठीक है, और इसके बाद जो जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स है, जैसे 5 मरले का घर है, बंगला है, जो है अपार्टमेंट है, बड़ा लग्जरी हाउसेज है, फार्म हाउस है, तो प्रोविंशियल टैक्स उस पर इम्पोज है। तो एक दूसरा डिपार्टमेंट है जिसका नाम है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट पंजाब, तो प्रोविंशियल टैक्स ये इकट्ठा करेगा इन चीजों के ऊपर जो अभी मैंने गिनवाई है, और जो ऊपर वो दिया हुआ था स्ट्रक्चर। इसी तरह कॉटन के ऊपर जो फीस है प्रोविंशियल जो है वो भी ये इकट्ठा करेगा, प्रोविंशियल एक्साइज ड्यूटी भी ये इकट्ठा करेगा, इसलिए तो इसका नाम एक्साइज है। गाड़ियों के ऊपर टैक्स भी ये इकट्ठा करेगा। कॉटन के ऊपर जो फीस है ये इकट्ठा करेगा सूबे में। ठीक हो गया। तो इसी तरह से जो है वो बंगलों के ऊपर भी टैक्स जो है वो ये इकट्ठा करेगा। और हम देख लेते हैं कौन से टैक्सेस थे इसके पास। हाँ, प्रोफेशनल टैक्स जो है वो ये जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट ही इकट्ठा करेगा। तो इसी तरह से जो है वो तीसरा जो डिपार्टमेंट है, अब आप समझे जरा मेरी बात को, कि सूबों की सतह पे जो है वो कई टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे हैं। अब जो तीसरा टैक्स, पहला हमने ये देखा, दूसरा ये, तीसरा जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है रेवेन्यू अथॉरिटी। तो ये जो है वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को इकट्ठा कर रही है। ठीक है, पंजाब में जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज है, तो उसे ये इकट्ठा कर रही है, पीआरए जिसे कहते हैं। ये सिर्फ एक ही टैक्स को इकट्ठा कर रही है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स आपको पता है एफबीआर के पास है। तो आई होप तो पंजाब का स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा। सेम स्ट्रक्चर सिंध में फॉलो किया जा रहा है। तो वहां पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध है, और ये सबसे पुराना डिपार्टमेंट है टैक्स का। ये 1857 और उससे पहले भी को बने थे ये डिपार्टमेंट, जबकि एफबीआर आपको पता है 1924 में बना है। तो ये इसलिए तो इनका स्ट्रक्चर पटवारी और इसे एसीडीसी कमिश्नर जो होता है, आपको पता है कि इतना मजबूत स्ट्रक्चर है, पूरे सूबे तक फैला हुआ है। ठीक हो गया। अगर आवाज का इशू हो तो फिर बताइएगा रास्ते में। तो आगे जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो सिंध में
ये नाम से कंफ्यूज ना होइएगा, इसका नाम है सिंध रेवेन्यू बोर्ड, SRB। तो ये सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इकट्ठी करता है सिंध में। अब सर्विसेज क्या क्या आपको पता है, जैसे मैंने बताया, TCS कंपनी है, मोबाइल फोन कंपनी है, जो बैंक, जितने भी बैंक सिंध की हदूद में काम करेंगे उनसे सिंध रेवेन्यू बोर्ड सर पैसे लेगा, मोबाइल कंपनियों से। ठीक है, और जितने भी तरह का सर्विसेज का बिजनेस है, तो SRB सिंध में टैक्स लेगा। और एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल वही टैक्सेस लेगा जो पंजाब में मैंने आपको अभी गिनवाए हैं। इसी तरह से जो है वो सेम स्ट्रक्चर हमें मिलता है बलूचिस्तान में। वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बलूचिस्तान, वो सेम टैक्सेस इकट्ठा करता है। ये स्ट्रक्चर आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सेम मिलेगा अभी तक, दोनों मुल्कों में, क्योंकि तभी का ये है, और ये सेम आपको मिलेगा, सिर्फ चारों सूबों की हद तक नहीं, बल्कि दोनों मुल्कों में, इवन के बांग्लादेश में भी। ठीक है, तो यहाँ पे बलूचिस्तान रेवेन्यू अथॉरिटी जो है वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज इकट्ठा करती है बलूचिस्तान में। एक्साइज का वही काम है जो पंजाब का काम है। KPK में हमें फुल फ्लैज सेम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जो बाकी तीनों सूबों का मैंने गिनवाया। तो इस तरह से मैंने आपकी आसानी के लिए कि किस तरह से पाकिस्तान में टैक्स का ढांचा काम कर रहा है, हमें सिर्फ अंडरस्टैंड करना है, कोई अंदर इसके जाके डिटेल में नहीं हमने करना, तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की हद तक आपको समझ आ जाए। अच्छा, अब आते हैं कि पाकिस्तान में जो टैक्स लॉज हैं वो कौन कौन से इन्फोर्स हैं करंटली। तो आपको पता है फेडरल फेडरल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये टैक्स लॉज इम्पोज हैं FBR के हवाले से। इनकम टैक्स मुझे आई थिंक पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो आपको पता है सब। तो इसी तरह जो है वो, तो जो है वो जो है वो सूबों की हद तक जो है वो सूबाई जो लॉज हैं वो हैं इनफोर्स। जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को इकट्ठा करने के लिए सूबों का अपना कानून है, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज को इकट्ठा करने के लिए अपना कानून है, गाड़ियों पर टैक्स इकट्ठा करने के लिए अलहदा जो है वो कानून साजी की गई है, प्रॉपर्टी के लिए, लैंड टैक्सेस के लिए, सर्विसेज टैक्स, कॉटन टैक्सेस, प्रोफेशनल टैक्सेस। और इसके बाद जो प्रोवेंशियल टूल टैक्सेस जो हैं, जो सड़कों पे, जो एक होती है फेडरल मोटरवे और हाईवे वफाकी, और इसके बाद वहां पे वफाक टैक्स इकट्ठा करता है। जो प्रोवेंशियल हाईवे होती है, ठीक है, तो उस पे जो है वो प्रोवेंशियल गवर्नमेंट टूल टैक्स लेती है। ठीक है, ये जरा देखिएगा जब आप गुजरे मोटरवे से और जब प्रोवेंशियल हाईवे से। और इसी तरह आइन ने जो है वो तीन स्ट्रक्चर दिए हैं हुकूमत के, फेडरल लेवल, प्रोवेंशियल लेवल, तीसरा स्ट्रक्चर है लोकल लेवल। तो लोकल लेवल फिलहाल फाल नहीं है पाकिस्तान में। तो लेकिन कानून और आइन में यही किया है कि जो लोकल लेवल के टैक्सेस होंगे वो लोकल गवर्नमेंट इकट्ठा करेगी। तो फिलहाल ये लोकल इंतजामिया तो बॉडीज इलेक्टेड फॉर्म में तो मौजूद नहीं है, लेकिन जो ACDC लोकल गवर्नमेंट चला रहे हैं। तो ये टैक्सेस अभी भी पूरे पाकिस्तान में लोकल लेवल पे इम्पोज है। जैसे म्यूनिसिपल टैक्सेस हो गया, वाटर टैक्स लिया जा रहा है, सीवरेज टैक्स लिया जाता है। तो ये सारा जो है वो लोकल गवर्नमेंट अभी फिलहाल ACDC जो है वो इकट्ठा करते हैं हर साल। ठीक हो गया। और इसी तरह अगर यूनियन काउंसिल की हद तक भी हमें टैक्स का स्ट्रक्चर मिलता है, अगर एक एक यूनियन काउंसिल में उसकी भलाई के लिए जो यूनियन काउंसिल पे टैक्स लगाए लगाए जा सकते हैं, जो उसकी लिमिट और कैटेगरी है, तो वो भी नाजिम जो यूनियन काउंसिल का है वो लगा सकता है। और फिर वो यूनियन काउंसिल की भलाई के लिए इस तरह से। तो ये लोकल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर फिलहाल फाल नहीं है, ACDC इन टैक्सेस को इकट्ठा कर रहे हैं। और भी को बहुत सारे टैक्सेस लगा सकते हैं वो। तो ये था आइन में ढांचा पाकिस्तान में टैक्स का। तो अब आते हैं वापस हम FBR की जानिब। है FBR पाकिस्तान की सबसे बड़ी टैक्स बॉडी है जो सबसे ज्यादा जो है वो टैक्स इकट्ठा करती है। FBR एक्ट 2007 के तहत इसे जो है वो बनाया गया है। तो FBR आगे जो है फर्दर जो है वो दो हिस्सों में जो है वो मेनली दो हिस्सों में ये डिवाइड है। द फर्स्ट पार्ट इज IR इनलैंड रेवेन्यू। इनलैंड रेवेन्यू कहते ही उस चीज को है जो लैंड के अंदर, मतलब इनसाइड द लैंड। ठीक है, तो इनसाइड द लैंड जितने भी टैक्सेस हैं वो IR इकट्ठा करेगा। और आउटसाइड दी जो लैंड है, जैसे क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस हैं, तो वो कस्टम्स इकट्ठा करेगा। चाहे जितने भी बॉर्डर्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं, ड्राई पोर्ट्स हैं, वहां से जैसे भी मूवमेंट होती है चीजों की, तो इस तरह के जितने टैक्सेस हैं वो फिर कस्टम्स इकट्ठा करेगा। तो इस तरह से FBR ने दो हिस्सों में डिवाइड डिवाइड किया है, इनलैंड टैक्सेस और जो है वो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस को कस्टम्स इकट्ठा करता है। तो इस तरह से जो है वो अभी मैंने बताया कि FBR मेनली दो हिस्सों में, जो इसकी बॉडी है यानी कि मेनली दो हिस्सों में डिवाइडेड है। अगर FBR के विंग्स की बात करें तो यानी कि दो बड़े जो हिस्से हैं वो ये हैं। इसके अलावा भी FBR के बहुत सारे जो हिस्से हमें मिलते हैं, विंग्स मिलते हैं, जो इस बॉडी को ऑपरेट करने के लिए FBR को जो है वो सर अंजाम देते हैं। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि IRS क्या है, इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज क्या है, ये किस तरह से है। तो आपने यही बताना है कि FBR को दो हिस्सों में बांटा गया है।
ठीक है। तो दो हिस्सों में बांटा गया है कि एक एक हिस्सा मुल्क के अंदर टैक्स इकट्ठा करता है, टैक्स लॉस को जो है वो इनसाइड द कंट्री इन्फोर्स करता है, और वफाकी हुकूमत के लिए टैक्स इकट्ठा करता है। ठीक है। और दूसरा जो हिस्सा है वो जो क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस हैं, वहां पे जो टैक्स लाज हैं, ये तीनों टैक्स लाज को वो भी यही इन्हीं को इन्फोर्स करता है, और हुकूमत के लिए जो है वो टैक्स इकट्ठा करता है। और इसी तरह जो कस्टम्स की जैसे मैंने बात की कि वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जितने भी टैक्सेस हैं, जो भी क्रॉस बॉर्डर टैक्सेस हैं, आउटलैंड टैक्सेस हैं, वो इन्हें कस्टम्स इकट्ठा करेगा। तो बेसिकली हमारा टॉपिक, आप आईआरएस के इंस्पेक्टर बनने चाह रहे हैं, इसलिए आपके आपके नाम के साथ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू लगा हुआ है, कि आप मुल्क के अंदर टैक्सेस इकट्ठा करोगे, जबकि कस्टम्स वाला जो है वो इसलिए उसकी ड्यूटी बॉर्डर्स पे होगी क्योंकि वो वहां पे उसे टैक्सेस इकट्ठे करने हैं। तो आईआरएस जो है बेसिकली, जैसे आपको पता है कि इनकम टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये कानून है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल्स टैक्स और एफईडी के लिए ये कानून जो आप पढ़ चुके हैं तीनों। तो वर्किंग वर्किंग एंड ऑपरेशन की बात करें तो तीनों जो लाज है इन्हें इन्फोर्स करता है, टैक्स इकट्ठा करता है, टैक्स का जायजा लेता है, ऑडिट करता है, हिसाब किताब लगाता है। अगर कोई टैक्स चोरी करता है तो उन उस चोरी को रोकता है, उस जो क्रिमिनल है उसे कटहरे में खड़ा करके सजा देता है। तो इस तरह जो है वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज जो है वो इस तरह उसे डिफरेंट जो है वो डिवीजन में बांटा गया है, आगे उसकी मशीनरी को मुल्क भर में जो है वो ऑपरेट करने के लिए। तो जिस तरह से अगर एफपीआर की बात करें तो एफपीआर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में, और मुल्क भर में जो है वो एलटीओज हैं, सीटीओज हैं, कारपोरेट टैक्स ऑफिस, आरटीओज है, रीजनल टैक्स ऑफिस। ठीक है। और इसके अलावा जो है वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज एकेडमी भी है, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेनिंग का नया नाम है ये। और इस तरह इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन का भी विंग है। तो हम बहुत सारे जो है वो आगे स्ट्रक्चर को इस तरह देखेंगे। तो एलटीओज का जो क्या काम है और आरटीओज का, तो जनरली मैं आपको बता देता हूँ कि एलटीओज जो है वो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में है, जो लार्ज टैक्स पेयर्स हैं, जो सबसे बड़े टैक्स पेयर्स हैं, चाहे वो इंसान हो या कंपनी हो या इंडिविजुअल हो या एओपी हो, तो वो एलटीओ में जाएंगे, जो सबसे बड़े टैक्स पेयर हैं। ठीक है। पता नहीं 1 अरब का या इस तरह कोई हिसाब रखा हुआ है। इसके बाद जो सिर्फ कंपनीज हैं, तो सीटीओज भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो सीटीओज में जो सिर्फ कंपनी टैक्सेशन होगी वो वहां पे जाएंगे। इस तरह मुल्क भर में आरटीओज जो हैं वो आपको मिलेंगे। तो कितने आरटीओज हैं, कितने एलटीओज हैं, तो ये जरा आपने नोट करना है। और ये मैं भी पूछ ले इंटरव्यू में, लेकिन ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। तो एलटीओ ऑफिस जो है वो इन 4 शहरों में है। ठीक है। और सीटीओ जो है वो 3 जो है वो शहरों में है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में। और जो रीजनल टैक्स ऑफिस हैं वो फिर आपको पता है कि मुल्क भर में मौजूद हैं। और आप में से यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, तो कोई ना कोई तो इन ऑफिस में जो फिर जाएगा। और आगे हिरारकी की अगर बात करें एफपीआर की, तो मतलब जो इनसाइड इसकी हिरारकी है, तो अब हम उसे देखेंगे फर्दर। तो ये भी आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो अभी हमने ये देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान में जो ऑफिस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से जो ऑफिस का स्ट्रक्चर है वो काम कर रहा है। तो अभी हम जरा ऑफिस के अभी इस्लामाबाद हेडक्वार्टर जो बोर्ड है पूरा, उसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करते हैं। फिर जो एक ऑफिस है उसका क्या स्ट्रक्चर है, जो इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सारे जो स्ट्रक्चर हैं, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे ऑफिस का हो, या इनसाइड द ऑफिस हो, तो वो हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है, हम इसे देखते हैं, और ये मैं आपके साथ नोट शेयर कर दूंगा। लास्ट में मैं बताऊंगा कैसे आप कर सकते हो इसे। तो ये देखो कि आपको पता है कि एफबीआर तो 2000 जो है वो 1924 में बना। और इसके बाद आपको जो है ना जो है एफबीआर का विजन क्या है, मिशन क्या है, वैल्यूज क्या है, ये मैंने यहाँ पे दे दिया। आपको इन्हें जरूर पढ़ना है और जहन में होनी चाहिए। रट्टा ना लगाओ, लेकिन जहन में एक वैल्यू के बारे में तो पता होनी चाहिए क्या है, एफबीआर की मिशन क्या है, सिर्फ जहन में आपके होना चाहिए ये क्या है। एक दफा नजर से गुजार लें। तो एफबीआर जो है, जैसे हमने अभी देखा ऊपर सारा स्ट्रक्चर, तो सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन है, और सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन के अंडर है चेयरमैन एफबीआर। ठीक है। चेयरमैन एफबीआर के अंडर अब क्या है, तो उसके अंडर जो है जनाब बहुत सारे मेंबर्स हैं। ये वो करंट ऑर्गेनोग्राम है जो आज मैंने एफबीआर की वेबसाइट से लिया है, लेकिन अब इसमें भी थोड़ी सी और चेंजेस हो गई हैं, लेकिन ऑफिशियली यही है।
जो उन्होंने लगाया है, लेकिन इसके अलावा भी और भी बहुत सारे मेंबर्स ऐड हो सकते हैं, लेकिन मैं आगे बताता हूँ। तो जो ऑर्गेनोग्राम है, जो कुछ एफबीआर के मेंबर्स हैं, चेयरमैन के अंडर ना जो एक बोर्ड है, बोर्ड के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। उन मेंबर वो मेंबर मिलके एक बोर्ड बनाते हैं, ठीक है। उस बोर्ड का एक सरबराह है जिसे चेयरमैन कहते हैं। तो मेंबर जो है किस किस्म के हैं, पहले जो मेंबर हैं वो हैं ऑपरेशनल मेंबर्स, ठीक है। वो जो डेली मर्रा के ऑपरेशंस होते हैं टैक्स ला के, वो उन्हें देखते हैं, जैसे मेंबर आई आर ऑपरेशंस हो गया, और जिस तरह दूसरा जो मेंबर है वो कस्टम के ऑपरेशंस को देखता है, ठीक हो गया। इसी तरह से जो पॉलिसी बनाते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, रूल्स बनाते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे चीजें, स्कीम्स बनाते हैं, सारी स्ट्रेटजी, ठीक है, तो वो पॉलिसी मेंबर कहलाते हैं। तो एक आईआर का हो गया पॉलिसी मेंबर, और दूसरा कस्टम्स का हो गया जो कस्टम्स की पॉलिसी बनाता है। इसी तरह तीसरा एक फंक्शनल मेंबर्स होते हैं, जो फंक्शंस डिफरेंट, जो एचआर के हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए फंक्शंस, ठीक है, उन्हें परफॉर्म करता है, तो उसे मेंबर एडमिन या मेंबर एचआर कहते हैं। इसी तरह जो पब्लिक रिलेशंस है, लोगों के साथ ताल्लुकात आमा, प्रेस रिलीजेस, और लोगों के साथ अवेयरनेस, जिसे पहले फेट कहते थे, फैसिलिटेशन एंड टैक्स पेयर एजुकेशन, मेंबर फेड, तो अब उसका नाम मेंबर पब्लिक रिलेशंस रख दिया गया है। तो ये काम ये सारे देता है। इसी तरह जो अकाउंटिंग और ऑडिट वगैरह का सारा मैकेनिज्म है, जो केसेस की ऑडिट जो है वो मैकेनिज्म डिसाइड करना, ऑडिट के हवाले से सारा के सारे स्ट्रेटजी बनाना, और वो सारे के सारे जो है रूल्स वगैरह एस्टेब्लिश करना, ईटीसी, सारी की सारी जो काम है ऑडिट और अकाउंटिंग के हवाले से, जो हिकमत अमली बनाने का और उसे इम्प्लीमेंट करने का, चेक करने का, केसेस का ऑडिट करने का, उन्हें सिलेक्ट करने का, ठीक है, तो वो सारा जो है वो मेंबर ऑडिट के जो ऑफिस है वो इसे देखता है। इसी तरह कुछ सपोर्ट मेंबर्स हैं जो एफपीआर को सपोर्ट करते हैं, जैसे मेंबर लीगल हो गया, ठीक है, ये जितने भी हमारे लॉ में केसेस होते हैं, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एपलेट ट्राइब्यूनल्स में, तो ये जो मेंबर लीगल है, इसकी जो नीचे ऑफिस का स्टाफ है, ठीक है, तो ये सारे के सारे फिर इन केसेस को देखते हैं और वहां पे जाके केसेस लड़ते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो है वो मेंबर आईटी हो गया, आईटी के बगैर नामुकम्मल है बोर्ड। तो जो भी आईटी का सारा सिस्टम डेवलप करना, मॉडर्नाइजेशन, जो आईटी में रिफॉर्म, जो सारी चीजें, जैसे अभी ताजिर दोस्त ऐप आई है, इससे पहले पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो सिस्टम है, आईरस जो हमारा वो हो गया, रिटर्न फाइलिंग का सिस्टम, तो ये सारा फिर मेंबर आईटी के जो ऑफिस में उधर से होता है। तो इसी तरह सेम मेंबर लीगल एंड अकाउंटिंग कस्टम्स का है, जो कस्टम के लीगल और अकाउंटिंग मैटर्स को देखता है। और अभी इन्होंने एक और मेंबर बनाया था, मेंबर रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन, जो रिफॉर्म्स को देखेगा, मॉडर्नाइजेशन को देखेगा। आई थिंक इसका नाम चेंज करके अब इन्होंने मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव रख दिया है, इसका नाम अब रख दिया है मेंबर डिजिटल इनिशिएटिव, जो डिजिटल जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उन्हें वो देखेगा और देख रहा है फास्टली। प्राइम मिनिस्टर का उस पर बहुत फोकस है। तो ये हो गए सारे वो मेंबर्स, ठीक है। इनकी तादाद जरूरी नहीं जो वेबसाइट पे है वो हो सकती है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे मेंबर हो सकते हैं बोर्ड के, लेकिन हो सकता है उन्हें इनमें से कोई चार्ज ना मिला हो, ठीक है, इनमें से कोई चार्ज ना मिला हो, लेकिन उस बोर्ड के वो मेंबर जरूर हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के मेंबर जरूर हैं, लेकिन हो सकता है इन डेजिग्नेशन में कोई उन्हें चार्ज ना मिला हो। तो मेंबर बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जितने वो एफबीआर एक्ट 2007 में लिखे हुए हैं, तो उसे जरूर एक दफा आपने पढ़ना है एफबीआर एक्ट को। इसी तरह डायरेक्टर जनरल जो है वो बहुत सारे हैं एफबीआर के डीजीज, यानी जैसे कि डायरेक्टोरेट ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन है, तो उसका जो सरबराह होता है वो डायरेक्टर जनरल कहलाता है। जैसे आरटीओ का सरबराह चीफ कमिश्नर होता है, इसी तरह डायरेक्टोरेट जनरल जो है उसका जो सरबराह होता है वो डीजी कहलाता है। पहले मैं आपको बता दूं, डायरेक्टोरेट लफ्ज जो है ना, ब्यूरो लफ्ज और डायरेक्टोरेट लफ्ज ऑफिस को कहते हैं। ऑफिस लफ्ज, ऑफिस का सिनोनिम है ना ये, डायरेक्टोरेट और ब्यूरो, ठीक हो गया। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। तो जो डायरेक्टोरेट होता है, यानी जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन का जो ऑफिस है, उसका जो सबसे बड़ा सरबराह है वो डीजी है। इसी तरह डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ इंटरनल ऑडिट बना हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से जो है वो डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ बीटीबी बना हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डीएनएफबीपीस बना हुआ है, ठीक है। तो बहुत सारे ये बने हुए हैं, तो उनके जो सरबराह हैं वो डीजी हैं। तो 21 डायरेक्टर जनरल इस टाइम है। 11 कस्टम्स के हैं और 10 आईआर के हैं। नंबर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिर्फ मैं बता दिया आपको, डायरेक्टर जनरल क्या होता है।
जैसे आपने देखा कि ये बोर्ड का आपने सारा स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरह से जो बोर्ड है और उसके मेंबर्स हैं और सारा उसका सपोर्ट सिस्टम और लीगल सिस्टम। और आपको जैसे मैंने बताया था कि डिवीजन का जो सरबराह होता है वो मिनिस्टर फॉर द स्टेट कहलाता है। ठीक है, हम हमेशा कंफ्यूज ही रहते थे कि मिनिस्टर फॉर फेडरल मिनिस्टर कौन होता है और मिनिस्टर फॉर द स्टेट कौन होता है। तो फेडरल मिनिस्टर के अंदर बहुत सारे के अंडर बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं, जबकि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है वो सिर्फ एक डिवीजन का जो सरबराह होता है, इसलिए वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट कहलाता है। जबकि फेडरल मिनिस्टर जो होता है उसके अंडर बहुत सारे डिवीजन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें, मिनिस्टर फॉर द स्टेट जो इस टाइम है इनका नाम आपको लाजमी पता होना चाहिए। सैयद तारिक फातमी है इस टाइम रेवेन्यू के। तो इसी तरह मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ फाइनेंस कौन है उसका नाम पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इकोनॉमिक अफेयर्स कौन है उसका नाम पता होना चाहिए, जो तीनों मैं बोल रहा हूँ। इसके अलावा ओवरऑल फेडरल मिनिस्टर फॉर जो है वो रेवेन्यू एंड फाइनेंस कौन है उसका नाम पता होना चाहिए। और इस तरह फेडरल मिनिस्टर फॉर इकोनॉमिक अफेयर कौन है और उसका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, फेडरल मिनिस्टर फॉर कॉमर्स कौन है उसका आपको नाम लाजमी पता होना चाहिए। ये जो मैंने गिनवाए हैं। तो इस तरह से आगे आपको पता है कि जो बोर्ड का चेयरमैन है उसका नाम तो आपको लाजमी पता होगा ही। तो ये पता होना चाहिए, ये जहन में रख लीजिएगा बस कि जो ये तो हर बच्चे को पता है कि बोर्ड का चेयरमैन कौन है इस टाइम मौजूद। लेकिन मे बी कंपलसरी नहीं है, एक आइडिया है कि हो सकता है वो ये पूछे कि एफबीआर का पहला चेयरमैन कौन था। तो आप बता सकते हो सर विक्टर टूनर। अगर जरूरी नहीं है ऐसे रट्टा लगाना, छोड़ भी सकते हो आप। तो कंपलसरी नहीं है वो ये पूछे। तो अब आपके लिए जो है वो ये था सारा बोर्ड का स्ट्रक्चर। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपको ये मैंने लिंक दिया है, आपने इसे ओपन करना है। और ओपन करके जो है वो आपने जो इस वेबसाइट पे आप पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे आपने ये जो चीजें हैं ये लाजमी अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है, कोई रट्टा नहीं लगाना, कोई चीज नहीं करनी, बस एक दफा इसे पढ़ना जरूर। और जो इंपॉर्टेंट इसमें आपको पॉइंट लगे, सिर्फ जैसे एफबीआर 1924 में बना, बस सिंपल इज दैट। तो इसे आप नोट डाउन जरूर कर लेना। विजन मिशन क्या है, ठीक है, ये नोट कर लेना। एफबीआर के विंग्स जो है इनके बारे में पढ़ना। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट मैंने पढ़ा दिया। मेंबर फॉर फाइनेंस जो है वो मैं मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आपको पता है कौन है इस टाइम, औरंगजेब साहब। और इस तरह मिनिस्टर फॉर स्टेट भी मैंने बता दिया, चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ बोर्ड। इस पे क्लिक करना और देखना कि जो मेंबर हैं वो बोर्ड के वो कौन कौन है। ठीक है, मे भी वो मेंबर के बारे में पूछ ले, लेकिन ऐसे पूछते नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको तो जो एक्सटेंसिव लेवल पे, लार्ज लेवल पे तैयारी को लेके जाना चाहता है तो उसे फिर पता होना चाहिए कौन सा मेंबर कौन जो है वो कौन है। तो इस तरह से उसे एटलीस्ट पता होना चाहिए या नो हाउ जरूर होनी चाहिए। तो ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारा बोर्ड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ लिया सारे का सारा। अब हम वापस आते हैं कि जो एक ऑफिस है, टैक्स ऑफिस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जिस तरह हमने ये देखा था कि मुल्क भर में ये ऑफिस काम कर रहे हैं, तो ये ऑफिस आगे कैसे ऑपरेट करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो जरा हम कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले चेयरमैन है। चेयरमैन के बाद हमने देखा कि मेंबर्स हैं। मेंबर के बाद जो है किसी एक ऑफिस का जो सरबराह होता है, जितने भी आरटीओज हैं, एलटीओज हैं, सीटीओज हैं, वो कहलाता है चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। ये 21वें स्केल का होता है। इसके अंडर फिर कमिश्नर्स होते हैं और उनके अंडर जो है फिर एडिशनल कमिश्नर होते हैं। फिर उनके अंडर डिप्टी कमिश्नर होते हैं। फिर उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं। फिर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं। और इसके बाद जो है वो इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर के बाद आप जो होने जा रहे हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, वो होते हैं। और इनके बाद फिर क्लरिकल स्टाफ शुरू हो जाता है। सुपरिटेंडेंट, सुपरवाइजर होते हैं, स्टेनोग्राफर, ईटीसी, वो नीचे वाला अमला, फिर यूडीसीज, एलडीसीज, और उसके बाद आर्म गार्ड वगैरह, सिपाही और नायब कासिर। ठीक है, तो ये सारा जो स्ट्रक्चर है एक ऑफिस का, चेयरमैन से लेकर नीचे तक मैंने आपको बताया। तो किसी भी जो है वो एक फील्ड ऑफिस का जिसे आरटीओ कहते हैं, रीजनल टैक्स ऑफिस, तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे शुरू होता है और यहाँ पे खत्म होता है। तो हम इसे मजीद और इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं एक जो है वो ग्राफ मॉडल के साथ। जैसे मैंने बताया कि जैसे आरटीओ बहावलपुर है तो उसका जो सरबराह होगा वो कहलाएगा चीफ कमिश्नर। यहाँ पे आरटीओ बहावलपुर का जो सरबराह है वो चीफ कमिश्नर कहलाएगा। ठीक है, इसके अंडर काफी सारे कमिश्नर हो सकते हैं, जरूरी नहीं है दो ही हो, जितने जरूरत है उतने हो सकते हैं। तो आरटीओ लाहौर में हो सकता है 10 कमिश्नर हो इनके अंडर। तो ये एक जो है वो
हिस्से को डिवाइड किया गया है, एक कमिश्नर को दिया गया है डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर, इस तरह रहीम खान को अलहदा दिया है। तो फिर इन कमिश्नर के अंडर जैसे डिस्ट्रिक्ट रहीम खान का जो कमिश्नर है, तो उसके नीचे जो है वो फिर दो एडिशनल कमिश्नर्स होंगे। जो एडिशनल कमिश्नर जो है वो, एक एडिशनल कमिश्नर विद होल्डिंग का होगा, दूसरा विद एडिशनल कमिश्नर जो है वो जो है वो इनलैंड रेवेन्यू का होगा। तो ये एडिशनल कमिश्नर होंगे, और एडिशनल कमिश्नर्स के अंडर जो है फिर रेंजेस होंगे। एक रेंज जो है वो, जैसे एक रेंज है वो विद होल्डिंग टैक्सेस को देखेगी, और एक रेंज का जो सरबराह, एक रेंज जो है वो बहुत सारे जो यूनिट्स हैं, जो यूनिट ऑफिस हैं, उन पर मुश्तमिल होती है। यूनिट ऑफिस एक शहर का भी हो सकता है, एक इलाके की भी खास हदूद का हो सकता है, जो उस एरिया को की टैक्स को देखता है। जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर है, तो लाहौर में एक एरिया है, फॉर एग्जांपल हम सोच लेते हैं जैसे कि बादशाही मस्जिद, और उसके इर्द गिर्द 10 किलोमीटर का, और वो 10 किलोमीटर का कहेंगे एक यूनिट है। इस तरह फिर दूसरा एरिया रेलवे स्टेशन का, वो भी एक यूनिट हो गया। इसी तरह तीसरा एरिया हो गया है, वो तीसरा यूनिट हो गया। तो इस तरह से जो बहुत सारे जो एक पट्टी है पूरी यूनिट्स की, जो बहुत सारे यूनिट्स हैं वो मिलके एक रेंज बनाते हैं। ठीक है। तो यूनिट्स जो है वो, अच्छा, तो जो यूनिट्स हैं विद होल्डिंग टैक्सेस के यूनिट्स अलहदा हैं, और जो है दूसरे इन्फोर्समेंट के आईआर के इनलैंड रेवेन्यू के यूनिट से लेता है। विद होल्डिंग टैक्सेस वाले सिर्फ विद होल्डिंग टैक्सेस को देखते हैं, और उस रेंज को कहते हैं विद होल्डिंग टैक्सेस रेंज। और जो आईआर के यूनिट्स हैं उसे कहते हैं इनलैंड रेवेन्यू आई आर टैक्सेस रेंज। ठीक है। तो यूनिट जो है वो डिपेंड करता है कितने क्रिएट किए जाने चाहिए, तो उस इलाके के टैक्स पोटेंशियल के हिसाब से। तो जो एक रेंज का जो सरबराह होता है, जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जैसे हमने पहले देखा कि ये एक आरटीओ बहावलपुर है, इसमें दो कमिश्नर्स हैं। ठीक है, एक को एक जिले का कमिश्नर बनाया है, दूसरे को दूसरे का। तो इसके अंडर जो है वो रेंजेस हैं। ठीक है, जैसे रेंज एक विद होल्डिंग की रेंज है, और एक जो है वो आईआर की रेंज है। और इन रेंजेस के अंडर हम देख रहे हैं कि यूनिट्स हैं बहुत सारे। जो जैसे आप ये देख सकते हो कि यूनिट्स हैं, अब जैसे डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान है, तो एक यूनिट जो है वो रहीम यार खान शहर का ही हो गया है। रहीम यार खान शहर बड़ा है, तो एक दूसरा यूनिट भी उसे दे दिया। दो हिस्सों में रहीम यार खान शहर को डिवाइड कर दिया। फिर एक और शहर है, खानपुर डिस्ट्रिक्ट रहीम यार खान में एक यूनिट वहाँ बैठा हुआ है, एक सादिकाबाद है शहर। ठीक है, इसी तरह एक तीसरा यूनिट भी रहीम यार खान शहर में ही है। इसी तरह विद होल्डिंग टैक्सेस के लिए एक यूनिट है, फॉर एग्जांपल रहीम यार खान का, एक और यूनिट है खानपुर का, और एक सादिकाबाद का। तो ये जो है वो इस तरह से, अब यूनिट का जो हेड होगा वो एक ऑफिसर होगा। यूनिट का हेड एक ऑफिसर होगा, वो एसी भी हो सकता है। ठीक है, वो आईआरओ भी हो सकता है। ठीक है, वो एक यूनिट का जो सरबराह है वो एक डीसी भी हो सकता है, डीसी डिप्टी कमिश्नर भी हो सकता है। लेकिन एक इंस्पेक्टर चाहे वो यूनिट का सरबराह नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक जो यूनिट का सरबराह, जो मैंने एसी डीसी या आईआरओ, एक यूनिट का सरबराह होता है, और बहुत सारे जब यूनिट्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका जो सरबराह है वो मिलके बनता है एक रेंज। और बहुत सारी जब रेंजेस इकट्ठी होती हैं, तो उन रेंजेस का जो सरबराह होता है वो कहलाता है कमिश्नर। ठीक है, और बहुत सारे जो कमिश्नर होते हैं, फिर मैं रिपीट कर दूं, जो बहुत सारी जो रेंजेस जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो रेंजेस जो है वो ज्यादा भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है एक हो। जैसे अब कमिश्नर बहावलपुर है, तो ये बहुत बड़ा एरिया है। तो कोयटा के बाद तो इसमें जो है वो अ, भावलनगर भी एक शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, भावलपुर एक अलग से डिस्ट्रिक्ट है। तो भावलनगर के लिए एक अलहदा से जो है वो दो एडिशनल कमिश्नर्स हैं, और इसी तरह भावलपुर के लिए दो एडिशनल कमिश्नर्स अलहदा से हैं। तो रेंजेस बहुत सारी हो सकती हैं। तो जो बहुत सारी जो रेंजेस हैं, जो उनका जो बहुत सारे एडिशनल कमिश्नर्स हैं, तो उनका जो सरबराह होता है वो कमिश्नर होता है कोई भी। तो जो नीचे रेंज क्रिएट करना, और रेंज के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स क्रिएट करना, ये कम ज्यादा होते रहते हैं, ये फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि वहाँ पे पोटेंशियल कितना है। जैसे लाहौर है, तो लाहौर में तो बहुत सारे जो है एडिशनल कमीशन हो सकते हैं, बहुत सारे रेंजेस और बहुत सारे यूनिट। ठीक है, इस तरह कराची हो गया। तो ये फिक्स नहीं है। तो इस तरह से ये जो है स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा पूरा एफबीआर का, एक ऑफिस का, एक आरटीओ का, और नीचे वाले लेवल तक का। सो आई होप सो कि जो सारा टैक्स स्ट्रक्चर है वो आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, आपको समझ आया होगा।